नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल और हम उस घड़ी पर पहुंच गए हैं जब हमने जो डिसाइड किया था, जो सारे छोटे सब्जेक्ट जो स्मॉल सब्जेक्ट्स थे हमारे 20 मार्क्स वाले और 65 के 2 सब्जेक्ट्स एथिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमने कवर कर लिए। आज मैनेजमेंट का लास्ट लेक्चर है। आई होप ये सारे लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और हम लोग पहले ये फिनिश कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है, सिर्फ रिवीजन का टाइम ही है। तो आज हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। अब एसेंशियल सर्विसेज अगर आप एज अ ह्यूमन देखो तो रोटी कपड़ा और मकान है, पर एज अ नेशन एज अ स्टेट अगर आप बात करो तो कुछ और चीज़ें होती है, जैसे कि हेल्थ हो गया, जैसे कि एजुकेशन हो गया, जैसे कि टूरिज्म या फिर ऐसे सेक्टर्स जो आपको आपकी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो वो एसेंशियल सर्विसेज में आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है एजुकेशन मैनेजमेंट। अब एजुकेशन मैनेजमेंट क्या होगा? जो स्कूल्स हैं, जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको मैनेज करने की जो प्रक्रिया है, उनका प्रबंधन जो है, शिक्षा का प्रबंधन कहलाएगा, एजुकेशन मैनेजमेंट कहलाएगा। So it is the process of utilization of human and material resources so as to effectively and efficiently accomplish टास्क ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स। एजुकेशनल प्रोग्राम्स के जो भी टास्क हैं उनको कंप्लीट करने के लिए या इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अकम्प्लिश करने के लिए जो प्रोसेस है यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज का, उसको एजुकेशन मैनेजमेंट नाम दिया है। अब फादर ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट लूथर गुलिक हैं, जैसा कि मैं आपको बताता हुआ आया हूँ। मैनेजमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ये लड़ाई है। अगर आप मैनेजमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में ही मास्टर्स करते हो या फिर आगे पीएचडी के लिए, मैं यहाँ पर जितनी भी चीज़ें देख रहा हूँ, इनको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मैनेजमेंट में हम लोग जो नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करते हैं या फिर उसका एग्जाम देते हैं या एमए करते हैं, तो उसमें हमको देखने को मिलती है। फिर अपन एजुकेशन मैनेजमेंट पर आते हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एजुकेशन मैनेजमेंट के, वो क्या-क्या हो सकते हैं? बेसिक ऑब्जेक्टिव्स देखो, ये प्रोवाइड करता है कि एजुकेशन फ्रेंडली एनवायरनमेंट किसको? स्टूडेंट्स को। प्रोवाइड करता है अपॉर्च्युनिटी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, है ना? टीचर्स का डेवलपमेंट भी उतना ही ज़रूरी है जितना स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट है। फिर फोकस करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट पे स्टूडेंट्स का, है ना? जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, हर तरीके से विकास होना चाहिए। चाहे वो बौद्धिक विकास हो, चाहे फिर शारीरिक विकास हो। फिर ये ऑर्गनाइज़ करता है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। फिर हेल्प करता है टू क्रिएट सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स और हेल्प करता है टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अब ये हमको वैसे बातें लिखने की हैं, मैं आपको बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं पढ़ना चाहते, पर आपको पता होगा खनन माफिया से भी बड़ा माफिया एजुकेशन माफिया है। तो चलो उन सब चर्चा में नहीं पड़ेंगे अभी। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप एक दो बार देखोगे याद हो जाएंगे। फंक्शंस ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट देखें तो गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट विद मिनिमम एफर्ट, है ना? ऐसे एफर्ट्स लगाएं कि हमको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। मैनेजिंग स्कूल प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज टू कोऑर्डिनेट स्कूल एक्टिविटीज। मेंटेनिंग स्कूल के रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंसिंग, जो फाइनेंसेस होते हैं स्कूल के और बाकी जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं या टीचर्स हैं उनके रिकॉर्ड्स, तो ये सब फंक्शन है किसके? एजुकेशन मैनेजमेंट के। पब्लिक इमेज को मेंटेन करना, जो इंस्टीट्यूशन की पब्लिक इमेज है, और कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रेस जैसी चीज़ों से दूर रहना। तो ये बेसिक एजुकेशन मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं कि एजुकेशन मैनेजमेंट आपको पता है एक स्कूल है ना? फॉर एग्जांपल अपन समझे कि एक स्कूल है, वो स्कूल में टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और अलग-अलग स्टाफ है, क्लेरिकल स्टाफ है और जो दूसरा स्टाफ है, उसी के साथ में एक लेवल ऑफ स्टाफ काम कर रहा है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन मैनेजमेंट का काम कर रहा है। चाहे वो क्लेरिकल लेवल का काम हो, चाहे फिर वो और कुछ काम हो। फिर एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है, वो आती है स्कूल मैनेजमेंट कमिटी। ये आरटीआई एक्ट 2009 जो है, उसके अकॉर्डिंग स्कूल मैनेजमेंट कमिटी बनाने का प्रावधान है और इसका स्ट्रक्चर होता है, उसमें चेयरमैन तो जो पेरेंट्स होते हैं उनमें से होता है, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स होंगे उनमें से कोई एक जना इसका चेयरमैन होगा और फिर इसके जो मेंबर्स होंगे वो गार्डियंस या पेरेंट्स होंगे और बाकी सभी टीचर्स होंगे। इलेक्टेड लोकल बॉडी मेंबर्स होंगे, चाहे स्कूल अगर शहरी इलाके में है तो अर्बन लोकल बॉडी के जो मेंबर होंगे इलेक्टेड, वो होंगे और एक इसमें नॉमिनी होगा बाय एमएलए। फिर इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं? जो कमेटी बनाई गई है, ये मॉनिटर करेगा फंक्शनिंग ऑफ स्कूल, मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, भामाशाह जो अलग-अलग होंगे उनसे डोनेशन रिसीव करने का काम ये करेगी कमेटी और इंश्योर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स। जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही हैं, उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना। तो ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है। फिर एजुकेशन के बाद हमने बात की कि हेल्थ केयर भी एसेंशियल सर्विसेज में आता है। तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट मतलब आपको पता होगा एमबीए होता है एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, है ना? अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी एमबीए होता है। मैंने जब पहली बार सुना था मुझे भी लगा कि ऐसा ये एक ऐसा अजीब सा एमबीए है, पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एमबीए होता है और जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आप देखो फोर्टिस और अपोलो, ये सारे बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं या फिर दिल्ली में बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनका जो मैनेजमेंट है वो अलग से एक बहुत बड़ा टास्क है। तो उसका जो मैनेजमेंट है उसी को हेल्थ केयर मैनेजमेंट बेसिकली बोला है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी इसको बोल सकते हो। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज टू सोसाइटी, फैमिलीज एंड इंडिविजुअल्स विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। सेम सी बात है, कुछ नई बात हमने की नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो क्या होगा? टू क्रिएट पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट फॉर डॉक्टर्स एंड स्टाफ, जो भी वहाँ काम कर रहे हैं। टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड कॉस्ट एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर हेल्थ केयर मैनेजमेंट हो रहा है, करते तो नहीं है, पर हमको लिख करके आना है। फिर टू इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन फॉर ऑप्टिमल पेशेंट केयर।
फिर एनहांसिंग पेशेंट सैटिस्फैक्शन थ्रू क्वालिटी सर्विस डिलीवरी एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, जो गवर्नमेंट द्वारा कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उनका कंप्लायंस करना भी किसका ऑब्जेक्टिव है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट का। फिर फॉलोइंग एथिकल गाइडलाइंस इन हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस, एथिकल गाइडलाइंस भी आपको पता है कुछ होती हैं, तो वो उनको भी फॉलो करना। फिर इसके कुछ फंक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, टू प्रोवाइड हाई लेवल मेडिकल फैसिलिटी, पेशेंट को सैटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, क्वालिटी सर्विसेज होनी चाहिए, एक्शन प्लान प्रिपेयर्ड होना चाहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, और पेशेंट और डॉक्टर के बीच में रिलेशनशिप भी हेल्थ केयर मैनेजमेंट का ही पार्ट है। फिर आगे देखें तो स्ट्रक्चर भी होता है कुछ हेल्थ केयर मैनेजमेंट का। अगर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनका स्ट्रक्चर देखें तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं एट पंचायत एंड विलेज लेवल, फिर कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं एट टाउन, तहसील या म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं सब डिवीजन लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ऐसे कर करके आप इसको बना सकते हो, चाहे ऐसे बनाना चाहो चाहे ऐसे बनाना चाहो, थोड़ा सा इनोवेशन आपके आंसर्स में दिखना चाहिए। फिर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करें तो आपको पता होगा आयुष, ठीक है। आयुष में क्या क्या है, आयुर्वेद है, योगा है, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। तो उसी तरीके से इसमें अलग अलग हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको करो, बाकी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आयुर्वेदा देखो हर्ब्स को मेडिसिन के तौर पे यूज़ करता है, यूनानी थोड़ा सा सिमिलर होता है आयुर्वेदा जैसा ही, हर्ब्स को ही ये भी यूज़ करता है। फिर आगे नेचुरोपैथी देखें तो नेचुरोपैथी क्या है, हीलिंग पावर ऑफ नेचर है। नेचुरोपैथी के ही प्रिंसिपल पर बना हुआ है होम्योपैथी, जो नेचुरोपैथी सिस्टम पे ही वर्क करता है, और ये फोकस करता है ट्रीटमेंट ऑफ होल बॉडी, है ना। जो मीठी मीठी छोटी छोटी गोलियां देते हैं वो वाली ट्रीटमेंट ऑफ होल बॉडी करता है, क्योंकि ये बिलीव करते हैं क्या कि जब भी किसी कोई छोटी भी डिजीज हो रही है आपको, तो होल बॉडी कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, इस वजह से वो डिजीज हो रही है। फिर सिद्धा है, ये रॉ मेडिसिन का यूज करते हैं। तो ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो हमको काम की नहीं है। फिर हम लोग देखें टूरिज्म मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट देखते हैं लास्ट में। टूरिज्म मैनेजमेंट क्या है, जैसे कि आपको बताया है सेक्टर टूरिज्म जो है, टूरिज्म सेक्टर जो है राजस्थान के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चाहे आप ऐसे भी इसके लिए ऐसे पर्सपेक्टिव से भी हमारे मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, और टूरिज्म मैनेजमेंट वैसे भी राजस्थान पर्सपेक्टिव से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो टूरिज्म रेफर्स टू एक्टिविटी ऑफ ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस टिपिकली फॉर लीजर, रिक्रिएशन और एक्सप्लोरेशन पर्पस, ठीक है। तो जो अमीर लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं, घूमने जाते हैं ज़्यादातर, और जस्ट अ सेकेंड, लीजर एक्टिविटीज़ के लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए जाया करते हैं। तो टूरिज्म मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, पोस्ट कॉर्प वाली बातें, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री टू इंक्रीज एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस, है ना। इसका पर्पस वैसे तो क्या होता है कि एक स्टेट है तो स्टेट का पर्पस यही होगा टूरिज्म बढ़े, तो हमारी पहचान बढ़े, हमको जो इकोनॉमी है वो बढ़े। फिर इसमें कुछ एक्टिविटीज एनकम्पास्ड हैं, कौन-कौन सी हैं, मार्केटिंग, डेस्टिनेशन को मार्केटिंग करना, मैनेजिंग करना अकोमोडेशंस को, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, कोऑर्डिनेटिंग द ट्रांसपोर्टेशन, चाहे आरएसआरटीसी हो, चाहे फिर ट्रांसपोर्ट विभाग प्राइवेट वाला हो या फिर जो सरकारी है वो हो। फिर प्रमोट करना क्या, लोकल अट्रैक्शंस को, किसी कई तरीकों से प्रमोट इसको किया जाता है। ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल प्रिजर्वेशन, तो विजिटर्स और टूरिस्ट का सैटिस्फैक्शन और डेस्टिनेशन डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एटसेट्रा। तो ये बेसिक हैं, आई होप ये वैसे सेल्फ अंडरस्टूड है, पढ़ाने जैसा कुछ है नहीं इसमें। कंपोनेंट्स की बात करें तो डेस्टिनेशन डेवलपमेंट कंपोनेंट होता है, जैसे डेस्टिनेशन, कोई भी डेस्टिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है तो पहले उसको डेवलप करेंगे और टूरिज्म वहाँ पर इंक्रीज करेंगे, और साथ के साथ में जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ता जा रहा है तो उसका डेवलपमेंट और अच्छे से उसका मेंटेनेंस रखेंगे। फिर मार्केटिंग एंड प्रमोशन करना पड़ेगा, विजिटर्स के लिए सर्विसेज अवेलेबल करानी पड़ेंगी, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट होगा, रेगुलेटरी एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क इसके लिए पर्टिकुलर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैनेज करने के लिए आपको ये ज़रूरी है। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट, ये कॉमन नहीं है यहाँ पे, है ना, और रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। तो ये सारे टूरिज्म मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स हैं। फिर लास्ट में देखो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है। अब हॉस्पिटैलिटी में हॉस्पिटल वाली बात हमने पहले कर ली हेल्थ केयर में, हॉस्पिटैलिटी और हॉस्पिटल का कोई संबंध नहीं है भाई। ये हॉस्पिटैलिटी होती है आतिथ्य, है ना, हिंदी में इसको आतिथ्य कहते हैं। जो भी आप होटल्स, रिजॉर्ट और ये सारी चीज़ें देखते हो ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आता है। तो इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग कंफर्टेबल एंड अकोमोडेटिंग एनवायरनमेंट ऑफन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉजिंग, डाइनिंग एंड एंटरटेनमेंट। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जो है रेफर करता है टू द ओवरसाइट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेसेस विद इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सच एज होटल्स, रिजॉर्ट्स एटसेट्रा। अब इसमें ये तो बेसिक बात ही है, एक गेस्ट साइकिल है, ये थोड़ी-सी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रख लेना। इसमें क्या है, गेस्ट साइकिल में 4 स्टेजेज़ हैं। प्री अराइवल स्टेज है, अराइवल स्टेज है, ऑक्यूपेंसी है और फिर डिपार्चर है। प्री अराइवल स्टेज में क्या होगा कि आप देखो, आप किसी होटल में जा रहे हो, आप इमेजिन करो, तो प्री अराइवल स्टेज में क्या होगा, आप होटल में फ़ोन करोगे, आप बोलोगे कि यार मुझे एक रूम चाहिए था 2 दिन के लिए, और क्या उसके जो टैरिफ है वो क्या होगा, तो आप कोटिंग रेट्स, है ना, प्री अराइवल स्टेज की कंडीशन है। फिर वो आप बोलोगे ठीक है एक रूम रिजर्व कर दो, रिजर्विंग अ रूम। फिर अराइवल होगा आपका, तो जब आप चेक इन करोगे तो उसको अराइवल स्टेज कहेंगे, और ऑक्यूपेंसी है तो जब आप रह रहे हो वहाँ पे वो ऑक्यूपेंसी स्टेज है, और डिपार्चर जब आप चेकआउट करते हो। ठीक है, ये चेक की स्पेलिंग एक बार सही कर लेना, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग ऑपरेशंस, स्टाफ, मार्केटिंग, फाइनेंस और कस्टमर सर्विस टू इंश्योर पॉजिटिव एक्सपीरियंस फॉर गेस्ट और ऑप्टिमल बिजनेस परफॉर्मेंस, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो देखो बिजनेस का क्या है, जो प्रॉफिट कमाना ही है ना। पर प्रॉफिट वो कमाएगा कैसे, पॉजिटिव एक्सपीरियंस गेस्ट को देगा, मैनेज करेगा अच्छे से ऑपरेशंस को, स्टाफ को, मार्केटिंग को, फाइनेंसेस को, ये सबको मैनेज करके चलेगा, तो उसका जो प्रॉफिट मेकिंग जो उसकी इच्छा है वो पूरी होगी।
फिर कुछ डिपार्टमेंट्स हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर एक बार के लिए देख लो। जो आप जब कहीं पर भी होटल में अराइव करते हो, जो सामने आपको फ्रंट डेस्क, जिसको जनरली रिसेप्शन बोलते हैं, उसको फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट बोलते हैं। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होता है, जो रूम की सफाई और बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड है, वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है। F&B डिपार्टमेंट है, फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट, जो स्टाफ रेस्टोरेंट्स में एंगेज्ड है, वो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में है। फिर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है, फिर सपोर्ट सर्विस डिपार्टमेंट होता है। सपोर्ट सर्विस डिपार्टमेंट का दूसरा नाम होता है, देखो इसको बैक ऑफिस भी बोलते हैं। इसमें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट आते हैं। तो ये सारी आई होप थोड़ी बहुत जल्दबाजी में ही सही पर क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। आप 1-2 बार ये देख लोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। पेपर में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सारे देखे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितनी भी चीज़ें मैंने देखी हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने कवर नहीं किया हो। अपार्ट फ्रॉम द जो पार्ट है जो राजस्थान पॉलिटी का है, वो आपने ऑलरेडी प्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो बेसिक गवर्नर और उनकी चीज़ें आप देख करके जाना। ठीक है, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अब हम लोग मिलेंगे आफ्टर योर मेंस, तो हम लोग आगे देखते हैं क्या रणनीति बनाते हैं नई। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, जो भी आपने जो ये एसोसिएशन हमारा हुआ एंड एवरीथिंग एल्स। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।